मिशन लर्निंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्य डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, मौर्य डायनेस्टी में अब हम लोग डिस्कस करेंगे राजा अशोक को, क्योंकि हम इनसे दो पहले राजा बिंदुसार और साथ ही साथ उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो महान शासक अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था उसके विषय में आइए डिस्कस करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही बूस्टर होने वाली दोस्तों, और किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से 1 नंबर में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के राजा अशोक की कहानी को, और इनका शासनकाल कब से लेकर कब तक है दोस्तों। तो 273 से 232 बीसी, यानी इन्होंने कुल शासन जो किया है दोस्तों 41 वर्ष। कितना किया है? 41 वर्ष। अब आइए जानते हैं इनके विषय में। अभिलेखों में अशोक को देवनाप्रिय और या प्रियदर्शी कहा गया। जो अभिलेख हैं भारत के, उनमें देवनाप्रिय या प्रियदर्शी कहा गया किसको? तो आंसर हो जाएगा अशोक को। साथ ही साथ भाब्रू अभिलेख में इनका नाम जो मिलता है प्रियदर्शी, और मास्की अभिलेख में इनका नाम क्या है? मिल्वा। हम बात कर रहे हैं अशोक की, तो भाब्रू अभिलेख में इनका नाम क्या है दोस्तों? प्रियदर्शी। साथ ही मास्की अभिलेख इनका नाम मिल्वा। साथ ही साथ अशोक के जो अशोक का नाम है 4 अभिलेखों में मिलता है, ये भी खास बात है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, कोंडेगोलम, ये 4 वो अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों मास्की, गुर्जरा, नेतुर, कोंडेगोलम, ये 4 अभिलेखों में अशोक का उल्लेख मिलता है या अशोक राजा का नाम मिलता है। अशोक का नाम जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलता है। याद रखना, जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। जहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख में किन किन राजाओं के बारे में दिया गया है, तो अशोक के बारे में दिया गया है, चंद्रगुप्त के विषय में दिया गया है, साथ ही साथ उदयन के विषय में दिया गया है, और स्कंदगुप्त के विषय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से एग्जाम के लिए फ्रेम की जाती है कि जूनागढ़ अभिलेख में किन राजाओं का उल्लेख है। तो टोटल 4 राजाओं का उल्लेख मिलेगा: अशोक, चंद्रगुप्त, उदयन और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, उदयन, चंद्रगुप्त और अशोक, ये 4 मुख्य राजा हैं जिनका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। तो अशोक की माता का नाम था धम्मा। दिव्यावदान में इनका नाम क्या मिलता है दोस्तों? तो पाशाधिकार। साथ ही साथ अशोक अवदान माला में इनकी माँ का नाम क्या है? सुभद्रागी। अशोक की माता का नाम धम्मा, दिव्यावदान में पाशाधिकार, जबकि अशोक अवदान माला में इनका नाम क्या मिलता है दोस्तों? इनकी माँ का नाम सुभद्रागी। और दी विसेंट अशोका में इनकी माँ का नाम भी मिलता है सुभद्रागी। तो सुभद्रागी नाम मुस्ली अशोक की माँ का था, या इन्हीं को धम्मा बोलते थे, इन्हीं को पाशाधिकार कहा जाता था। तो आपको ये याद रखना। अशोक की पत्नियां थीं। बौद्ध ग्रंथों में इनकी पत्नियों का उल्लेख मिलता है आसंधमित्रा नाम से, महादेवी से, या पद्मावती या तिस्रक्षिता। ये 4 वो पत्नियों के नाम दिए गए हैं किसमें? बौद्ध ग्रंथों में। आसंधमित्रा, महादेवी, पद्मावती और तिस्रक्षिता। प्रयाग स्तंभ लेख में इनकी एक और पत्नी का उल्लेख मिलता है जिन्हें बोलते हैं कारुबाकी, और इनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम मिलता है तीवर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि प्रयाग स्तंभ में इनकी पत्नी का क्या नाम है? तो कारुबाकी, और उनके बेटे तीवर का वर्णन मिलता है कहाँ? तो प्रयाग स्तंभ लेख में। इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रेम किया जाता है कि रानी अभिलेख किसे कहा जाता है? तो प्रयाग स्तंभ लेख को क्या कहा जाता है? रानी अभिलेख, जहाँ इनकी पत्नी का नाम कारुबाकी और बेटा तीवर का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों अशोक की पुत्रियां कौन कौन है? संघमित्रा है, चारुमती है। ये किनके नाम है पुत्रियों के? संघमित्रा, चारुमती। और अभी हम लोग जान गए थे इनकी ये पत्नी कौन बौद्ध ग्रंथों में है? महादेवी, पद्मावती, असंधमित्रा, तिस्रक्षिता। साथ ही साथ दोस्तों अशोक के पुत्र कौन कौन से थे? कुणाल था, महेंद्र, ये बौद्ध ग्रंथों में, जबकि जालौक, चित्रांगड़ी और तीवर का उल्लेख मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख में। ये भी बात है, बौद्ध ग्रंथों में इनके पुत्र क्या बताए गए? तो उनका नाम है कुणाल और महेंद्र। आपको पता है महेंद्र को कहाँ भेजा गया था? तो श्रीलंका भेजा गया था। साथ ही साथ बात कर लेते हैं जालौक का उल्लेख कहाँ मिलता है? राजतरंगड़ी में। जबकि तीवर का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ये प्रयाग स्तंभ में। ये खास बात उनके जीवन से रिलेटेड यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था कब हुआ था? तो 273 ईस्वी में, सत्ता मिलने के 4 वर्षों बाद। कहने का मीन्स दोस्तों ये है कि 273 में इन्हें सत्ता मिलती है, लेकिन
राज्याभिषेक नहीं होता है। साथ ही साथ 269 BC में अशोक का क्या होता है, राज्याभिषेक, जबकि ये जीतते कब हैं, तो 273 BC में। तो इसका मतलब है कि इन्हें काफ़ी समय बाद राजा सही तरीके से घोषित किया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है। महावंश अभिलेख में कहा गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की क्या की थी, हत्या करके ये सत्ता हासिल की थी। ये भी उल्लेख कहाँ मिलता है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और सत्ता हासिल की। इसका उल्लेख कहाँ है, तो महावंश अभिलेख में। कहाँ मिलेगा, महावंश अभिलेख में। साथ ही साथ अशोक के उत्तराधिकार का वर्णन मिलेगा दीपवंश, दिव्यावधान, मूलिन चूलिन, तारानाथ लेख आदि ग्रंथों में। कहने का मतलब दीपवंश में भी उल्लेख मिलेगा इनके भाइयों का, इनके उत्तराधिकार का, दिव्यावधान में, मूलिन चूलिन में। साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, 5वें शिलालेख में अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, तो 5वें शिलालेख में अशोक के जीवित भाइयों का भी वर्णन मिलता है। जबकि महावंश में कह दिया गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये सत्ता हासिल की थी, यानी रक्त रंजित जो सत्ता थी 99 भाइयों को मारकर किसने हासिल की थी, तो अशोक ने। देखो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि डिस्प्यूट तो था भाइयों के साथ, लेकिन कोई व्यक्ति अपने 99 भाइयों को मारकर कैसे सत्ता हासिल कर सकता है, क्या पॉसिबल है, तो ये प्रश्न चिन्ह है। अब ग्रंथ क्या कहते हैं उनकी बात अलग है, जरा सोचने वाली बात बताइए कि 99 भाइयों को मारकर कौन सत्ता हासिल करना चाहेगा। तो अब इतिहास के पन्नों में क्या छिपा हुआ है कोई जानता नहीं सही से, अब जो लिखा है उसी को हम लोग समझ सकते हैं। तो 5वां शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि इनके जीवित भाई भी थे, तो मारे तो नहीं होंगे, सीधी सिंपल बात है। साथ ही साथ एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का है, कलिंग विजय इन्होंने कब की थी, तो 261 BC में। कौन से शिलालेख में मिलता है कलिंग विजय का वर्णन, तो 13वें शिलालेख में। ये याद रखना एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ अशोक ने 2 नगर बसाए थे, श्रीनगर और देवपतनम नेपाल में। तो देवपतनम नेपाल में, जबकि श्रीनगर आप जानते हो जम्मू कश्मीर में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अशोक राजा बनने से पूर्व अवंती और तक्षशिला का क्या था दोस्तों, तो गवर्नर था। ये बात भी आपको याद रखनी है कि राजा बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर था, तक्षशिला या अवंती का ये क्या था, गवर्नर। साथ ही साथ दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा, मोस्ट फेवरेट प्रश्न एग्जाम का, जेम्स प्रिंसेप। ये पिछली एग्जामों में प्रश्न पूछा भी गया है। तो 1837 में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था दोस्तों, तो जेम्स प्रिंसेप ने। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इलाहाबाद या रानी अभिलेख में अशोक की रानी कारूबाकी और पुत्र तीवर का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ राजा हुए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, याद रखना समुद्रगुप्त का वर्णन कहाँ, तो प्रयाग प्रशस्ति में। वह मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी अंकित है। कहने का मीन्स आप समझ गए, इलाहाबाद या प्रयागराज स्तंभ लेख में रानी कारूबाकी का वर्णन मिलता है अशोक की। और साथ ही साथ यहाँ पर और किन राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया, तो पुराणों में इसको अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। ये भी खास बात है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक वर्धन के नाम से। जबकि अशोक के नाम क्या है, प्रियदर्शी या देवना प्रिय। साथ ही साथ भाब्रू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख मिलता है। अब तक अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए अशोक के, तो 40 अभिलेख। D.R. भंडारकर ने केवल एक अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। जो अपने यहाँ के साहित्य इतिहासकार हैं भंडारकर, D.R. भंडारकर, उन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। तो ये बात आप समझ जाइए कि अभिलेख पढ़कर ही किसी का इतिहास लिखना बहुत बड़ी बात होती है, और D.R. भंडारकर ने करके दिखाया, ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे प्रश्नों को समझ रहे हैं। सर्वप्रथम 1750 में टिफिन थैलर ने अशोक के अभिलेख को खोजा था। देखो 1837 में अभिलेख पढ़ा था जेम्स ने। ये बात हम लोगों ने जानी, किसने पढ़ा था, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी
अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था, तो ये प्रश्न था जेम्स प्रिंसेप ने। अब आइए बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम अभिलेखों को खोजा किसने था, तो 1750 में टिफिन थेलर ने। ये प्रश्न याद रखना है आपको। साथ ही साथ अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्राकृत भाषा थी, आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। जबकि ब्राह्मणी और खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपियों में क्या मिले, इनके शिलालेख मिले दोस्तों। तो ये भी डाउट रहता है कि आखिर भाषा क्या थी उस समय की। जबकि अभिलेखों की भाषा मोस्टली क्या थी, तो प्राकृत थी। जबकि अभिलेखों को कई भाषाओं में लिखा गया, खरोष्टी में लिखा गया, ब्राह्मणी में लिखा गया, अरमाइक भाषा में लिखा गया और यूनानी लिपियों में भी लिखा गया। इसका मतलब बहुत भाषाओं का संगम देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कई सारे देशों के लोग इनसे जुड़े होंगे, जिसकी वजह से ऐसा होगा। सहवाजगढ़ी मान सेहरा, ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया इनका अभिलेख है। साथ ही साथ तक्षशिला अरमाइक लिपि में लिखा गया, लद्दमान अरमाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख, और सारे कुना कंधार यूनानी और अरमाइक अभिलेख में। भारत में सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किस लिपि में लिखे गए, तो ये याद रखना, भारत के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए सब ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के बृहद और दीर्घ अभिलेख 14 हैं। कहने का मतलब बड़े अभिलेखों की संख्या, शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों। शिलालेख मतलब जानते हो, पत्थरों पर उत्कीर्णित जो भाषा होती है उसको शिलालेख बोलते हैं। तो अशोक के बृहद शिलालेख हैं कुल टोटल कितने, 14। ये खास बात है दोस्तों। ये टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें। और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।